नमस्कार साथियों, मैं शिकवाल सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सर्जी स्टडी सेंटर में भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको पता है कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान है। हो सकता है संभवतः पिछले 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और आज से ही वापिस अपन वीडियो शुरू करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी। कौन से क्रम में? तो चलिएगा मेरे साथ। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का क्रम 35वां यानी 35 मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी आज आप और हम मिलकर पढ़ने वाले हैं। और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं साथियों आप लोगों के लिए, ताकि कम से कम आप अपना स्वयं का आकलन खुद कर सके। तो मेरे साथ जुड़िएगा और आनंद के साथ इस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को पढ़िएगा। ये देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है, दिमाग की घंटी को हिलाने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या भूख है, सुरक्षा है, प्यास है या प्रतिष्ठा? बात हो रही प्राकृतिक अभिप्रेरणा को लेकर। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके, ये जो सवाल पूछा गया है ये अभिप्रेरणा के प्रकारों से पूछा गया या अभिप्रेरकों के प्रकारों से पूछा गया। बात हो रही है प्राकृतिक अभिप्रेरणा को लेकर। कौन सी प्रेरणा को? प्राकृतिक अभिप्रेरणा को। देखिएगा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा की यदि हम बात करते हैं तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आंतरिक जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है। एक है बाह्य जो कृत्रिम है और जिसे नकारात्मक भी कहते हैं। यह कौन सी प्रेरणा का बात हो रही? प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं पूछा गया। देखिएगा प्राकृतिक अभिप्रेरणा कौन कौन सी होती है? एक तो होती है भूख संबंधी, जिसको आप क्या कह सकते हो? चालक कह सकते हो। इस चालक का संबंध भूख से है, प्यास से है, काम से है, निद्रा से है और आपके विश्राम से इसका संबंध। फिर नाम आता है प्राकृतिक अभिप्रेरणा में पहली प्रेरणा कौन सी हो गई? चालक हो गई। दूसरी हो गई मूल प्रवृत्तियां। इसका मतलब 14 मूल प्रवृत्ति का संबंध इसी से माना गया है। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो फिर आ गई आपकी आवश्यकता। क्या हो गई? आवश्यकता। और चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो आपके हो गई उद्दीपक। ये सारे के सारे क्या मानेंगे? प्राकृतिक अभिप्रेरणा। अब इसमें से सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण जो है वो नहीं है, पूछा जा रहा है। तो देखिए भूख लगना ये तो उदाहरण है, काम, निद्रा, विश्राम और हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता ये भी है, प्यास भी इसमें आ गया। तो ये तो तीनों तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा के क्या साथियों? उदाहरण है। जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? प्रतिष्ठा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इस वजह से डी विकल्प क्या होगा? सही होगा। जो प्रतिष्ठा है यह देखा जाए तो सामाजिक अभिप्रेरणा के या सामाजिक प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। तो यह एक तरह का स्वाभाविक में होकर इसको सामाजिक जो गेरट ने प्रकार बताए उसमें यह संबंधित है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा और उत्तर दीजिएगा। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। निर्मितवादी कहते हैं एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या वो दार्शनिक विचार वाला हो या वो मित्र हो, सहजकर्ता हो या अनुदेशक हो? हर विकल्प पर चर्चा करेगा ये सवाल आपके साथ, तभी तो आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्लियर। कहां पर? उदयपुर के सर्जी स्टडी सेंटर पर। तो बात कर रहा था निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। तो अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए कैसे, किसके अनुसार? निर्मितवाद। देखिएगा बात हो रही निर्मितवाद को लेकर। तो निर्मितवाद के अंदर क्या कहता है कि बच्चों को जो भी आप सिखाओगे वो किस तरह से सिखाना पसंद करोगे? संपत्तियों के द्वारा सिखाओगे। बच्चों को कैसे सिखाओगे आप? संपत्ति
के द्वारा। इसके अलावा सरलता से सिखाओगे। इसके अलावा और कैसे? क्रियाशील रखकर सिखाओगे। क्रियाशील रखकर यानी करके, जिसको करके सीखना भी कहते हैं, करके सीखना। इस तरह से आप बच्चों को सिखाओगे। जब इस तरह से आप सिखाओगे तो देखिएगा यह सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निर्मितवाद के अनुसार अध्यापक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? दार्शनिक होगी नहीं, अध्यापक मित्रवत भी नहीं पढ़ा सकता है निर्मितवाद के अनुसार, अध्यापक अनुदेशक की भूमिका भी नहीं निभा सकता निर्मितवाद के अनुसार। निर्मितवाद के अनुसार यदि बालक को सिखाया जाएगा तो कैसे सिखाएगा? सहजकर्ता के रूप में टीचर सिखाएगा। इसी को ही तो क्या कहते हैं? सरलता। तो बिल्कुल सी विकल्प बिल्कुल क्या माना गया? सही माना गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कोई एक बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है। एक कोई बच्चा है, कोई भी नए तथ्य को, नवीन व्यवहार को खोजता है, तो वो सीख कर खोजता है, सुनकर खोजता है, देख कर खोजता है, या अनुभव के विपरीत सोचकर खोजता है। बात हो रही कोई बच्चा इस नवीन व्यवहार को क्या कर रहा है? खोजता है। तो इसका संबंध किससे है? देखिएगा, अनुभव के विपरीत सोचकर किसी भी तथ्य को नहीं खोजा जाता तो यह होगा नहीं। यदि आप देखकर बात कर रहे हो तो देखकर जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है साथियों, और प्रत्यक्षीकरण में व्यवहार का कोई समावेश नहीं होता है। तो ये विकल्प भी होगा नहीं। सुनकर, ये केवल सुन कौशल पर आधारित है, और ये सुन कौशल पर आधारित है तो सुनकर हो सकता कई बार नवीन तथ्य खोजे या नहीं ली, लेकिन सीख कर जो चीज सीखता है वो नवीन तथ्य विशेष रूप से खोजता है। तो ए विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, कारण सहित मैंने इस चीज को बताया। चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आशुबेल साहब? तो देखिएगा आशुबेल जी क्या कह रहे हैं। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? क्या रटकर सीखना, अर्थपूर्ण तरीके से सीखना, खोजपूर्ण सीखना, या निरंतर सीखना? बात हो रही आशुबेल की। ये आशुबेल वही शख्स है साथियों, इसका पूरा नाम डेविड आशुबेल है, जिसने अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया था। कौन सा प्रतिमान दिया? अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक थे ये साथियों आशुबेल। अब चीज आती है, आशुबेल के अनुसार सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? रटकर सीखोगे तो हो सकता आप भूल गए तो समस्या तो वहां की वही रह गई, तो यह होगा नहीं। यदि आप अर्थपूर्ण सीखोगे, एक एक शब्दों के अर्थ को सीखोगे, तो हो सकता है ये जरूरी नहीं है उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए, तो ये विकल्प भी क्या होगा? होगा नहीं। यदि आप निरंतर सीखोगे तो अधिगम तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वैसे भी है, व्यक्ति कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो ये विकल्प क्या होगा? बिल्कुल गलत है ये भी। तो सही क्या है? यदि आप खोजपूर्ण सीखोगे, और खोजपूर्ण का संबंध खोजपूर्ण विधि से होता है, और खोजपूर्ण जो विधि है वो आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई, तो सी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। बाकी रटकर सीखना व्यवहारवाद पर आधारित है, और अर्थपूर्ण तरीके से सीखना, एक एक शब्दों को सीखना, सूझ की यदि बात करें उस पर आधारित है। लेकिन खोजपूर्ण सीखना आर्मस्ट्रांग की अन्वेषण विधि या हार्वेस्टिंग विधि पर आधारित है। जो खोजपूर्ण सीखा जाता है उसमें निश्चित रूप से जब व्यक्ति स्वयं करके सीखता है तो निश्चित रूप से समस्या का क्या करता है? समाधान कर लेता है।
तो बिल्कुल सी जो विकल्प है से ये बिल्कुल सही माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त किताब का नाम पूछा गया है, द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। पुस्तक का नाम क्या है? अधिगम की शर्तें। आपको दिखाई तो सही दे रहा है बोर्ड पे जो लिख रहा हूं साथियों? नहीं तो कलर चेंज कर लेते हैं अपन, वापस व्हाइट मनी की ओर आ जाते हैं। अधिगम की शर्तें। अधिगम की शर्तों की यदि अपन बात करें तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिएगा, अधिगम की शर्तें में 8 शर्तों का उल्लेख हुआ है। कितने शर्तों का उल्लेख हुआ? 8 शर्तों का, जिसे अष्ट सोपानकी कहा गया। क्या कहा गया? अष्ट सोपानकी कहा गया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। अष्ट सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था? यह देने वाला जो व्यक्ति था गेने था साथियों। कौन था? गेने। तो यहां पर ये तो पूछा जा रहा है कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो रचनाकार है वो कौन है? गेने साहब है। तो बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। थॉर्नडाइक ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या नाम है? शिक्षा मनोविज्ञान। इस वजह से यह विकल्प क्या हो गया? गलत। स्किनर की पुस्तक का नाम है प्राणी का व्यवहार। स्किनर की पुस्तक का नाम क्या? प्राणी का व्यवहार स्वतंत्रता की गरिमा से परे। ये किसकी पुस्तक का नाम है? स्किनर की। तो ये भी विकल्प क्या होगा? गलत। डेविड आसुबेल ने संगठन प्रतिमान को लेकर चर्चा की थी, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो समझ गए होंगे आखिर क्यों आसुबेल गलत हुआ विकल्प के रूप में, बी क्यों सही हुआ। तो द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचनाकार गेने हैं, जो बी विकल्प है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 6 आ गया। देखिए, पाचन की क्रिया पर नोबेल पुरस्कार किस मनोवैज्ञानिक को मिला? फटाफट उत्तर दीजिए। ये किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप सच्चे मन से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट उत्तर दीजिए। ये गलत होता है तो ये मान के चलेगा अभी और आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए, पाचन की क्रिया पर किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला? कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसे पाचन की क्रिया पर नोबेल पुरस्कार मिला? जॉन डीवी को, रूसो को, गुथरी को या पावलोव? जॉन डीवी विकल्प बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। जॉन डीवी ने तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। शिक्षा को क्या कहा? त्रिमुखी प्रक्रिया का है जॉन डीवी साहब ने तो। और ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, एक दार्शनिक थे। जॉन डीवी क्या थे? एक दार्शनिक थे। तो विकल्प एक क्या हो गया? गलत। रूसो को यदि मानते नोबेल पुरस्कार विजेता तो यह भी गलत है। यह तो तानाशाह का जनक है। यदि आप गुथरी को मानते हो तो यह विकल्प बिल्कुल क्या माना गया? गलत माना गया। गुथरी समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत ये किसका है? गुथरी महोदय का है। तो बचा कौन? पावलोव ही वो शख्स है जिसे 1904 में पाचन क्रिया पर क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। पाचन की क्रिया पर क्या मिला? नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पावलोव। तो आप समझ गए होंगे डी विकल्प बिल्कुल क्या है? सही माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बात यह है क्वेश्चन नंबर 7। सामाजिक अधिगम का प्रारंभ कहां से होता है? सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग का प्रारंभ कहां से माना गया? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या सभी से? देखो, सोशलाइजेशन जो होता है अलगाववाद से तो होता नहीं। भीड़ में आप किसी से बात करते हो? नहीं करते हो। भीड़ तंत्र तो मूर्खों का प्रतीक माना गया है।
तो भीड़ से सोशलाइजेशन नहीं होगा। संपर्क से सोशलाइजेशन होता है, लर्निंग प्रोसेस भी चलती। तो बिल्कुल सही विकल्प क्या माना गया? सही। और सभी होगा नहीं, बिल्कुल व्यवहार पर आधारित सवाल है आपकी। इस तरह के क्वेश्चन केवल मस्तिष्क पर जोर डालने से हल हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर यह देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है? बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है? क्या गार्डनर है, स्पेयरमैन है, थर्स्टन है या थॉर्नडाइक है? हर विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंचोगे। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहां पर क्या पूछा जा रहा है? यहां पूछा जा रहा है बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप स्पेयरमैन की कह रहे हो तो स्पेयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? स्पेयरमैन ने बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत दिया। द्वितत्व। तो द्वितत्व का सिद्धांत देने वाला कौन था? स्पेयरमैन था। तो यह भी होगा नहीं। थर्स्टन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? गलत, पहले ही कर दिया हूं। इसका मतलब उत्तर बहुकारक का थर्स्टन ने भी नहीं दिया। तो इसने क्या दिया? बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत। तो बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत, बहुमात्रा का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? थॉर्नडाइक है, जिसने बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत दिया, जिसे रेत के कण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे बालू के स्तूप का सिद्धांत भी कहा गया है। तो देने वाला व्यक्ति कौन है? थॉर्नडाइक साहब है। समझ रहे होंगे आखिर इसका डी विकल्प क्यों सही माना गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बहुत ही जबरदस्त है। लगाइए दिमाग, तब तक पानी भी पी लेते हैं और फिर इस उत्तर तक पहुंचते हैं। लगाइए, फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कौन कौन साथी क्या क्या उत्तर दे रहा है, बिल्कुल मेरी नजर है आप लोगों पर। देखिए, मूल व्यवहारवादी किसे बताया गया? चलिए बताइए, मूल व्यवहारवादी किसे कहा गया है? मूल व्यवहारवादी स्किनर को, वाटसन को, क्रोवे को या सभी को? सभी तो होगा नहीं, यही विकल्प ठंडे। अब 3 में से तो बताओ भैया, मूल व्यवहारवाद किसे कहा गया? क्रो 20वीं शताब्दी तो बालकों की शताब्दी है। बालकों की शताब्दी है, ये बात कहने वाला है। तो इसका मतलब आंसर भी क्या होगा? सी बिल्कुल गलत होगा। करो मूल व्यवहारवादी नहीं है। वाटसन व्यवहारवाद का जनक है, लोकप्रिय। मूल व्यवहारवादी ये भी नहीं है। तो बचा कौन? स्किनर को मूल व्यवहारवादी कहा गया है। तो ए विकल्प क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संप्रदाय प्रत्यक्षीकरण के अनुभव पर बल दिया? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो प्रत्यक्षीकरण और अनुभव पर या प्रत्यक्षीकरण के अनुभव पर क्या दिया? बल दिया है। क्या समग्रवाद है, व्यवहारवाद है, संरचनावाद है या सभी? तो वो आपको टॉपिक पढ़ाया है मैंने, ये उत्तर सही होना चाहिए साथियों। बात हो रही है इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो प्रत्यक्षीकरण और अनुभव पर बल देता है? देखिए, संरचनावाद मन की संरचना पर बल देता है। मन की संरचना पर क्या देता है? संरचना पर बल। तो मन की संरचना पर बल देता है, इसका मतलब इसका संबंध तो क्या है? प्रत्यक्षीकरण से नहीं है। व्यवहारवाद अधिगम पर बल देता है और
अभिप्रेरणा पर बल देता है और सीखने में पुनर्बलन को भी महत्व देता है, तो इसमें बल देता है, और वस्तुनिष्ठता पर भी बल देता है। तो ये विकल्प भी क्या गलत, सभी होगा नहीं। तो बचा कौन, समग्रवाद ही किस पर बल देता है, प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है, सूझ पर बल देता है, अनुभव पर बल देता है और पूर्ण पर बल देता है। तो समझ जाएंगे आखिर प्रत्यक्षीकरण अनुभव के आधार पर सीखने की बात कौन कहता है, समग्रवाद कहता है। और समग्रवादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दीमर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होगा। सहनशील व्यक्ति क्या मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? सहनशील व्यक्ति तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, तो ये तो है, तो ये विकल्प होगा नहीं। यदि सामंजस्य की योग्यता है तो मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ति कभी भी सामंजस्य नहीं बिठाता। सामंजस्य योग्यता तो मानसिक स्वास्थ्य से तो है, यहां क्या पूछा, नहीं है, तो ये विकल्प भी क्या हो रहा, गलत। क्या मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति आत्मविश्वास से युक्त होता है? बिल्कुल होता है। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति, मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है वो आत्मविश्वास वाला नहीं होगा। तो यहां पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, ये तो है, इसलिए क्या हो गया, गलत। तो बचा कौन, अपरिपक्व व्यक्ति जो होता है और मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होता है। इसी वजह से डी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। बिल्कुल व्यवहार पर, बिहेवियर पर आधारित अप्लाइड क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त है। टीम टीचिंग किस देश की देन है? आखिर टीम टीचिंग किस देश की देन मानी गई? देखिए, जर्मनी में गैस्ट्रोल संप्रदाय का उदय हुआ, गैस्ट्रोलवाद, तो इससे कोई योगदान नहीं है टीम टीचिंग को लेकर। वियना में मनोविश्लेषण को लेकर बात हुई, सिगमंड फ्राइड ने की थी, तो यह भी नहीं। और रूस में यदि बात करें, रूस बिल्कुल भारत का पड़ोसी अच्छा देश है जो सदैव भारतीय की नीतियों से प्रभावित भी रहा है। तो रूस में किसी भी तरह टीम टीचिंग को लेकर चर्चा नहीं की। किसने की? अमेरिका पहला प्रजातंत्रीय देश रहा है जिसने टीम टीचिंग को विशेष महत्व दिया, इसलिए ए विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए, पराधीनता किस अवस्था का द्योतक है या द्योतक है? यदि कोई व्यक्ति या प्राणी पराधीनता को महसूस करता है तो इसका संबंध किससे है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, संवेगात्मक अवस्था से या किशोरावस्था से? देखो, किशोरावस्था को पराधीनता की अवस्था नहीं कह सकते, इसमें तो आत्मनिर्भर का काल कहा गया, आत्मनिर्भर का काल। संवेगों की यदि बात करें तो इसे उत्तेजना से युक्त बात कही गई, उत्तेजना से युक्त। और जीवन की सफलता का काल भी कहा है, सफलता का काल, समझिए। तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल था। तो बचा कौन? शैशवावस्था को पराधीनता का काल कहा गया, जब शिशु 5 साल तक की अवस्था जो इन्फेंसी एज है, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक बच्चा अपने माता पिता
के अधीन होता है, अपनी इंद्रियों के अधीन होता है और उनसे ज्ञान ग्रहण करता है। उसके माता पिता उसको उठाते हैं तो उठता है, जहां पर है वहीं, इसीलिए इसको पराधीनता का काल कहा गया। तो ए विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, कारण सहित मैंने चीज बात रखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन ये क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया, तो समझिएगा, उत्तर दीजिएगा। जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो किसी भी स्थिति में गलत नहीं करना चाहिए। देखिए, शारीरिक बुद्धि का विकास क्या कहलाता है? शारीरिक बुद्धि का विकास क्या कहलाता है? जो मेरे से पढ़े हुए हैं, पता है, जो वीडियो देख रहे हैं, और जो जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बिल्कुल मैं उनके नाम ले सकता हूं कि जो मेरे से पढ़े हैं, पूजा दादी छे, इसके अलावा चौहान मैडम भी देख रही है वीडियो को। बिल्कुल यहां 2 ही नाम मैंने लिए हैं। मुझे पता है कि और भी बहुत सारे लोग मेरे से पढ़े हुए, और ये उत्तर किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक बुद्धि के विकास का क्या कहलाता है, या शारीरिक बुद्धि के विकास का संबंध किससे है? देखिए, अभिवृद्धि से, विकास से, दोनों से, या परिवर्तन से? शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करती है, तो परिवर्तन का संबंध तो किससे हो गया? शिक्षा से हो गया। इसी के साथ ये विकल्प क्या हो गया? गलत। शारीरिक बुद्धि के विकास का दोनों से तो संबंध होगा ही नहीं, और विकास का संबंध परिपक्वता से रहता है। किससे रहता है? परिपक्वता से रहता है। तो यहां पर क्या है, शारीरिक शब्द दिया, तो इसका संबंध किससे होगा? अभिवृद्धि से होगा। तो ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। क्यों हो गया? कारण सहित बात बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। एक बच्चा सामने, कौन सा बच्चा? एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है। एक कोई भी लड़का है जो कक्षा में प्राय क्या है, प्रश्न पूछता है, तो इसका संबंध किस प्रकार के बच्चे से रहेगा? देखिएगा, क्या वह शरारती बच्चा है, प्रश्न पूछता है तो? क्या वो प्रतिभाशाली है, मास्टर को मापता है कि मास्टर को आता है या नहीं? क्या वह सामान्य बच्चा है, या वह जिज्ञासु बालक है? देखिए, यदि वह बच्चा पूछ रहा है तो शरारती बालक नहीं होगा। शरारती बालक तो हो सकता है पड़ोस वाले बच्चे के झापट ठोके चुपचाप बैठ जाए कि किसने मारा, कि नहीं पता ही नहीं सर, मैंने तो मारा ही नहीं। प्रतिभाशाली बालक तर्क सहित बात करता है, लेकिन बार बार प्रश्न पूछने को लेकर कोई चर्चा नहीं करता। सामान्य बालक हो नहीं सकता। बच्चा कौन? जिज्ञासु बालक है कि हर प्रश्न पर उसका क्या हो रहा है, पूछ रहा है, उसके मन में जिज्ञासा आ रही, जिस वजह से जिज्ञासा के वशीभूत होकर प्रतिदिन प्राय कक्षा में वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछता है। तो डी विकल्प क्यों सही है? कारण सहित मैंने बात रखी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यदि शिक्षा को बाल केंद्रीकरण कर दिया, वर्तमान की शिक्षा क्या है? बाल केंद्रीकरण। तो बाल केंद्रीय शिक्षा से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है? यहां क्या पूछ रहा है? बाल केंद्रीय शिक्षा से में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं किया गया बाल केंद्रीय शिक्षा को लेकर? तो देखिएगा, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा के अंदर बाल केंद्रीकरण में यह बात कही गई कि बालकों को रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास किया जाए, सृजनात्मक प्रवृत्तियों का विकास किया जाए, तो ये तो बढ़ावा दे रही है, इसलिए विकल्प क्या है? नहीं होगा। बालक के अनुभवों को प्राथमिकता देना, बिल्कुल बाल केंद्रीय शिक्षा का पहला ही उद्देश्य है कि बालक को केंद्र में रखकर सिखाना, तो ये तो है। यहां क्या पूछा? नहीं, कौन सा नहीं है? तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना कि गुरुजी कहते वो फाइनल नहीं, बालक भी सहजता से सवाल पूछ सकता है, तो ये विकल्प भी है। तो बचा कौन? गृह कार्य प्रदान करना बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल डी विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। यदि गृह कार्य दोगे तो टीचर कक्षा कक्ष परिस्थितियों में क्या सिखा रहा है? गृह कार्य की धारणा को बाल केंद्रीकरण से अलग कर दिया गया है।
तो ये सुझाव जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इस कथन के प्रतिपादक कौन? बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड, रेट, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, अन्य कई एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसने कहा? वेलेंटाइन ने, क्रोवेकरो ने, रॉस ने या वुडवर्थ ने? देखिएगा, वेलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल का शेषवावस्था को, वेलेंटाइन क्या कहता है? शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह बात कहता है। इस दृष्टि से यह डी विकल्प तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर क्रोवेकरो ने एक बात कही थी, क्या कही थी? ज्ञान या फिर आदत, ज्ञान और साथ में अभिवृत्ति, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। पहला क्रम आदत, दूसरा ज्ञान और तीसरा अभिवृत्ति का अर्जन क्या है? ये अधिगम कहलाता है। ये बात क्रोवेकरो ने कही थी, तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो उत्तेजना को लेकर क्रोवेकरो ने भी कुछ भी नहीं कहा। रोस ने यदि बात करूं तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल का, मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये बात कही। तो समझ गए होंगे आखिर वुडवर्थ ही वो व्यक्ति है जिसने उत्तेजित दशा कहा है। संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहने वाला व्यक्ति कौन है? वो है आपके वुडवर्थ। ए विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मार्मिक है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में साथियों। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं भी कुछ ऐसी ही, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं भी कुछ ऐसी ही भावना किस अवस्था से संबंधित है? यानी कि मैं कौन हूं और क्या हूं, इस तरह के जो भाव आते हैं, इसका संबंध किस प्रकार की अवस्था से है? देखिएगा, शेषावस्था वाला बालक मैं कौन हूं क्या हूं से संबंधित नहीं रखता। इसका संबंध तो संवेदनाओं और किससे है? प्रत्यक्षीकरण। और इसका संबंध किससे है? खिलौने से। तो ये विकल्प होगा नहीं। बाल्यावस्था की यदि आप बात करते हो, मैं कहां हूं, कौन हूं, वो तो खेल से ही फुर्सत नहीं मिलती उसको, खेल। इसके अलावा भ्रमण करना, गर्व की बात कहना, शर्माना, संचय करना, ये चीज है उसमें, तो ये भी होगा नहीं। प्रौढ़ावस्था में कौन क्या उनके भाव आते ही नहीं है, तो बचा कौन? किशोरावस्था वाला जो व्यक्ति है, किशोर किशोरी, वो ये सोचते हैं कि मैं कौन हूं क्या हूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। तो इसका संबंध कौन सी अवस्था से है? किशोरावस्था से है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। शारीरिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? क्या वंशानुक्रम, वातावरण, खेल या व्यायाम या सभी? शारीरिक विकास, देखिएगा शारीरिक विकास का संबंध किससे है? शारीरिक विकास का संबंध जो है वो जैविकता से है। जैविकता से, किससे है? जैविकता से। और जैविकता का संबंध किससे है? वंशानुक्रम से है। अब ये सोचिएगा, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इसमें वंशानुक्रम बिल्कुल है।
तो ए बिल्कुल क्या हो गया, सही। वातावरण का संबंध सामाजिकता से है और इसी का संबंध व्यायाम से, तो ये दोनों ही विकल्प क्या हो गए, गलत, सभी होगा नहीं। तो वंशानुक्रम जो है ए विकल्प बिल्कुल क्या है, सही माना गया। तो 19 का उत्तर जो है ए विकल्प सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण सूत्रों का आधार है, क्या दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक या वैज्ञानिक। शिक्षण सूत्रों का आधार किसे माना गया, देखिएगा दार्शनिक विचारधारा का जो संबंध है वो दर्शन से है, जो शाश्वतता को लेकर बात करता है, विचारों को लेकर बात करता है। यहां शिक्षण सूत्र का जो संबंध है वो दार्शनिक विचारधारा से होगा नहीं और वैज्ञानिक विचारधारा को लेकर बात नहीं की गई, सामाजिकता को लेकर भी बात नहीं की गई, केवल मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर शिक्षण सूत्रों का क्या माना गया, आधार माना गया है। तो लगभग क्वेश्चन कितने पढ़े, आज के सेशन का ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो शिक्षण सूत्रों का जो मूलभूत आधार है वो मनोवैज्ञानिक विचारधारा रही है। तो बिल्कुल साथियों, इसी तरह के कुछ नवीनतम प्रश्नों को यदि आपको पढ़ना है, हर विकल्प पर चर्चा करनी है, तो बिल्कुल मैं सिकवाल पब्लिकेशन का ऑथर सिकवाल सर आपको सदैव इसी तरह के प्रश्नोत्तर से अब तक आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इन तथ्यों को लेकर सदैव मैंने चर्चा की है और आगे भी करता रहूंगा। यदि साथियों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार इसको जरूर अपने जितने मिलने वाले हैं उन तक पहुंचाइएगा, ताकि उनको ये हकीकत और वास्तविकता से ये परिचय हो जाए अब तक उन्होंने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। अगले वीडियो में मैं फिर मुलाकात करूंगा, तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।